हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। प्रिपरेशन आई होप तुम लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा है। उस प्रिपरेशन को और भी चढ़ी ऑन टॉप करने के लिए और उसको और इन्हेंस करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम लोग पूरा मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करके मॉड्यूल 5 तक पूरे सिलेबस में जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसको एक जगह पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पूरा सिलेबस एक ही बारी में कवर हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें क्या कुछ करना है, कितना करना है, कैसे करना है। अगर ये खुद से तुम लोग ढूंढने जाते इंटरनेट सर्च करके या फिर खुद से, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता और मिलना भी मुश्किल था। इसीलिए ये मेहनत मैंने कर लिया। बाकी इसको मेमोराइज़ करने का और यूज़ करने का ज़िम्मा तुम लोगों के ऊपर है। देख सकते हो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद आवाज़ सुन के भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोग के लिए, एग्ज़ाम के लिए मैं आ चुका हूँ हेल्प करने के लिए। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो आओ फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। एंड कुछ इसमें नहीं छूटेगा, सब फार्मूला मैं डिस्कस कर दूंगा जल्द से जल्द विद इन 30 मिनट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। और ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज कैलकुलस एंड कैलकुलस डिफरेंशिएशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग विथ मीन वैल्यू थ्योरम। सो मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट होता है फ्रॉम रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का फॉर्मूला हमें याद रखना है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि लेट इफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी इंटरवल ए टू बी, और अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज फंक्शन कंटिन्यूअस हो ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल हो ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी अगर हो तो हमें एटलीस्ट एक सी मिलना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी जीरो हो। ये स्टेटमेंट आ जाता है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। एंड हमें वेरीफाई रोल्स थ्योरम टाइप का क्वेश्चन जब दिखता है तो हमें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके ही सी निकालना होता है। तो 5 मार्क्स एंड 1 मार्क दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम के ऊपर। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसका भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है लेकिन उससे भी ज़्यादा आता है जो इनइक्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का भी कंडीशन बिल्कुल सेम है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सिर्फ इसमें ये रोल्स थ्योरम का जो थर्ड वाला कंडीशन है वो नहीं दिखना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें एटलीस्ट एक सी मिलना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी हो। एंड लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का जो थीटा फॉर्म है ये हमें और भी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जो इनइक्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है 5 मार्क्स के लिए, जो एक क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, जिस भी ईयर का जो भी पेपर हो 5 मार्क्स के लिए, तो उसमें ये थीटा फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो ये थीटा फॉर्म के लिए हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो दैट इज़ फंक्शन फिर से कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, और जो इंटरवल हमें उसमें यूज़ करना होगा दैट इज़ दिस वन 0,x इंटरवल। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें मेनली यूज़ करना होता है उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ थीटा एक्स वेर जीरो लेस देन थीटा लेस देन 1। इसको मैक्लॉरेंस फार्मूला भी बोला जाता है। एंड और अगर डेडिकेटेडली कोई क्वेश्चन है थीटा फॉर्म से, जो जनरल फॉर्म है थीटा का वो है ये वाला, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ थीटा एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इनइक्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये मैक्लॉरेंस फार्मूला। अदरवाइज जो जनरल फार्मूला अगर पूछ लेगा थीटा फॉर्म का तो है वो वाला। नेक्स्ट चलते हैं कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तुम लोग का एक है कि सर कॉशी का कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन का जो कोलेटेड वीडियो है, जो वन शॉट है, उसमें कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का एक जो इंपॉर्टेंट एकमात्र क्वेश्चन है वो उसमें डाला हुआ है। कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें दो फंक्शन चाहिए एफ एक्स एंड जी एक्स, बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम है, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल। एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि नीचे जो फंक्शन रहेगा दैट इज जी, जो कि नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में जो रहेगा, उसका जो डेरिवेटिव एफ डैश सॉरी जी डैश एक्स हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अदरवाइज ये नीचे का अगर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ये वाला फ्रैक्शन। सो दैट इज वाई वी वांट दैट ओनली।
अच्छा, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें एटलीस्ट एक सी मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन सी मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा सी भी मिल सकता है इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी बाई जी डैश सी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से जो जनरेट होता है दैट इज़ ये कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम से ये लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग कैसे जनरेट कर सके, तो याद रखना उसमें जी एक्स इक्वल्स टू एक्स लेने से ये काम जो है वो हो जाता है। इसको याद रखना, 1 मार्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम आल्सो नोन एज टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम। देखो यहाँ पे भी हमें यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है दैट इज सीरीज का एक्सपांशन, मतलब सॉरी कोई फंक्शन का एक्सपांशन, तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा कि टेलर्स लगाना है या मैक्लॉरेंस लगाना है, और हाउ मेनी मतलब व्हिच टर्म्स तक हमें उसको लगाना है, रिमाइंडर टर्म कितने टर्म्स के बाद लेना है। तो हमें याद रखना कि दिस इज द लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम टेलर्स मीन वैल्यू फ्रॉम टेलर्स थ्योरम एंड मेनली लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ही पूछा जाता है। तो इसमें भी कंडीशन सेम है कि कोई एक फंक्शन है एफ जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमें एक एटलीस्ट सी मिलेगा इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट दिस विल बी द थिंग, मतलब दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड या फिर दिस एक्सपांशन विल बी सेटिस्फाइड। तो ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना दिस टर्म जो लास्ट टर्म है दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर टर्म, और हम लोगों ने यहाँ पे लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लगाया है। दूसरा एक फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है जो कि नीचे शायद दिखेगा दैट इज कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, और इसका थीटा फॉर्म भी याद रखना, हालांकि उतना ज़्यादा यूज़ करने को नहीं मिलता। अगर मतलब कोई भी फंक्शन हमें एक्सपांड करने को बोल रहा है कि तो तुम लोग दोनों में से कोई भी एक फॉर्म लगा सकते हो, ये नॉर्मल वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, थीटा वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और मैंने जो वीडियो कराया है फ्रॉम टेलर मैक्लॉरेंस थ्योरम उसमें मैंने थीटा वाला फॉर्म लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना सिर्फ मतलब क्या करना होता है कि ये मतलब देखो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ बी रिप्लेस हो जाएगा ए प्लस एच से, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी को रिप्लेस कर देना है ए प्लस एच से, तो ऑटोमेटिकली इससे मतलब ये जो फॉर्म है जो नॉर्मल फॉर्म है इसी से ही थीटा फॉर्म बना सकते हो फॉर टेलर्स थ्योरम, ठीक है। हो गया डन, चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, उसके बाद है कॉशी में, ये मैं बता रहा था कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर उसमें आएंगे। तो हाँ, अच्छा ये जो अभी जो मैंने बताया उसके लिए कि b को हमें x से और अगर a प्लस एच को हम लोग x से रिप्लेस कर दें तो हमें ये एक मतलब पर्टिकुलरली एक ये याद रखना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में ये ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ये रिप्लेसमेंट हमें यूज़ करना होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट नोट करके ये लिखा हुआ है। अच्छा, फिर आ जाता है कि कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, वही टेलर मैक्लॉरेंस का मतलब टेलर्स थ्योरम का, मैक्लॉरेंस तो इसके बाद आएगा, टेलर्स का कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जो रिमाइंडर टर्म है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अब बेटा ये तो हमें याद रखना ही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि हमें कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ही लगाना है या फिर लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो इन दैट केस वी हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन, सब कुछ सेम है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सिर्फ जो रिमाइंडर टर्म है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा एंड हियर इट इज, उसके पहले तक बिल्कुल सेम है। सेम गोज फॉर थीटा फॉर्म, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ वही सेम जेनेरिक है, मतलब सिर्फ हमें याद रखना है और कुछ नहीं करना है, इसमें याद ही रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में आ जाता हूँ मैक्लॉरेंस थ्योरम में, ज़्यादातर मैक्लॉरेंस ही यूज़ होता है, कोई भी कब अगर कोई फंक्शन हमें एक्सपांड करना हो, मतलब अनटिल एंड अनलेस इट इज़ मेंशन कि टेलर्स लगाओ, अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग मैक्लॉरेंस जाएंगे, क्योंकि मैक्लॉरेंस से करना ईजी होता है। डिफरेंस क्या है टेलर एंड मैक्लॉरेंस में, वहाँ पे जो इंटरवल होता था दैट इज यूज टू बी ए कॉमा बी या फिर ए कॉमा ए प्लस एच वट एवर, और टेलर एंड मैक्लॉरेंस में डिफरेंस यही है। मैक्लॉरेंस में ये देखो ए इक्वल्स टू अगर हम लोगों ने 0 ले लिया, h इक्वल्स टू अगर हम लोगों ने x ले लिया इन टेलर्स, तो हमें ऑटोमेटिकली मैक्लॉरेंस थ्योरम मिल जाएगा। फंक्शन को अगर एक्सपांड करना हो, मतलब अगर कुछ मेंशन ना हो तो हमें यही यूज़ करना है, तो इसका भी फॉर्म हमें याद रखना है। दिस इज थीटा फॉर्म, मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दोनों के ही थीटा फॉर्म लिखा है। फर्स्ट जो है ये लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, किसके लिए, मैक्लॉरेंस के लिए, और सेकंड जो है कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, किसके लिए, मैक्लॉरेंस के लिए। सब कुछ सेम है, चेंजेस सिर्फ है ये रिमाइंडर टर्म में, लास्ट टर्म में, तो ये हो गया लैग्रेंजियस फॉर्म के लिए, ये हो गया कॉशीस फॉर्म के लिए। देखो उसके पहले तक सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ चेंजेस आएगा रिमाइंडर टर्म में, लैग्रेंज के लिए एक, कॉशी के लिए एक, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है।
हो गया डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा। बहुत ही बेहतरीन एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा, एक सिंपल 5 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर नसीब अच्छा हुआ तो 1 मार्क में भी दिख जाएगा। तो उसमें वही सेम टेक्निक है कि एक फंक्शन गिवन होगा और हमें उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा अगर सी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है देन एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू हैविंग मैक्सिमा मिनिमा। और हम लोग जब कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते भी हैं तो हम लोग फर्स्ट यही काम करते हैं कि उसका डेरिवेटिव को 0 करके ये सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा, अब मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। दैट इज अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 हो गया तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। एफ डबल डैश सी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो उस पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा, अगर ये हो गया कि मान लो एफ डबल डैश सी भी अगर 0 आ रहा है तो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कोई एक फंक्शन ऐसा हो कि एफ डबल डैश सी भी 0 आ रहा है तो हमें उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज एफ ट्रिपल डैश पे जाना है। अगर एफ ट्रिपल डैश भी 0 आ रहा है तो एफ 4 पे जाना है। तो ये इसके लिए कुछ सर फॉर्म अगर है तो, हाँ सर इसके लिए भी है थ्योरम 2, ये भी याद रखना। क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी इंटरवल ए बी एंड सी इज इन दैट इंटरवल, जिसपे हमें कोई क्रिटिकल मतलब सी मान लो कोई एक क्रिटिकल वैल्यू है जिसपे हमें चेक करना है कि मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। तो पहले तो देखो वही मैंने बताया कि एफ डैश सी तो 0 आएगा ही, उसी से ही तो हमें सी का वैल्यू मिलेगा टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, मान लो ऐसे 0 ही हमें मिल रहा है अप टू एफ एन माइनस 1 सी तक हमें 0 मिल रहा है। और एफ एन सी मतलब मान लो 4 F4 पे नॉन जीरो हो गया, या फिर F5 पे नॉन जीरो हो गया, या फिर F6 पे नॉन जीरो हो गया, कहीं ना कहीं जाके वो नॉन जीरो डेफिनेटली होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट्स अ डिफरेंट केस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो। और अगर किसी ना किसी ऑर्डर पे जाके अगर हमें नॉन जीरो मिल रहा है एफ एन का वैल्यू, तो हमें यह कैसे उसको वेरीफाई करना है कि उस पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सिर्फ ये जिस एफ एन मतलब ये जो जिस एन के लिए हमें नॉन जीरो मिल रहा है डेरिवेटिव, अगर वो एन ऑड हो गया तो हमें ये वहाँ से कंक्लूड करना है कि एफ सी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मतलब अगर मान लो F5 सी पे अगर जाके वो 0 हो रहा है, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ पता नहीं, अगर F5 में जाके 0 हो रहा है क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है तो हम बोलेंगे इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर n का वैल्यू इवन हुआ तो, दैट इज इफ n इज इवन, तब हमें देखना है कि FNC मतलब मान लो मुझे मिल रहा है कि F6, ऐसे 6 नहीं लिखते हालांकि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं F6 C इज इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि ये जो 6 है ये एक इवन नंबर है तो हमें इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मान लो ये जो FNC अगर लेस देन 0 हुआ तो मतलब मान लो इसका वैल्यू हमें -5 मिल गया, तो वही सेम लॉजिक फॉलो करना है कि नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम, और अगर अगर मान लो यहाँ पे हमें 6 मिल गया तो अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम। तो सब कुछ डिपेंड करता है पहले तो उस n का वैल्यू जो है उसके ऊपर। अगर ऑड हुआ तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, अगर n इवन हुआ तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलने का चांसेस है। अब वो डिपेंड करेगा FNC के वैल्यू के ऊपर, लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमम। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल या फिर लॉपिटल रूल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ जो स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है उन्हें हमें याद रखना है एंड उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। दैट इज एक तो हो गया जो सबसे ज़्यादा जो सबसे फेमस है एंड जिसके ऊपर एल हॉस्पिटल थ्योरम या फिर लॉपिटल थ्योरम बना हुआ है, दैट इज 0/0 फॉर्म। दूसरा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, 0 to the power 0, 1 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 to the power इन्फिनिटी। ये सभी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गिवन हो लिमिट से और वो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन में अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्म अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसमें समझ जाना है कि वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है, और फिर उसको हमें आइदर 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पर लॉपिटल यूज करके उसको सॉल्व करना है। बहुत डिटेल में मैंने वीडियो में भी बताया है और यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है। और लॉपिटल थ्योरम का मतलब जो कैलकुलेशन टेक्निक होता है वो कैसे होता है, ऊपर में जो फंक्शन रहता है उसका ऊपर में डेरिवेटिव, देखो f' टेक्स हो
गया, और नीचे जो फंक्शन है दैट इज जी एक्स, उसका नीचे अलग से उसका डेरिवेटिव दैट इज जी डैश एक्स। ये कब तक हमें कंटिन्यू करना है? जब तक नीचे डिनोमिनेटर में हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिल नहीं जाता है, तब तक हमें उसको कंटिन्यू करते हुए चलना है। जब भी जीरो आ रहा है तब भी समझ के चलना कि एक और स्टेप होगा, जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में एक और स्टेप होगा, जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में एक और स्टेप होगा। जैसे ही नॉन जीरो आ गया समझ जाना वहीं पे हमें रुक जाना है, आंसर हमें वहीं से मिल जाएगा। हो गया, डन। चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में दैट इज कैलकुलस इंटीग्रेशन। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इवोल्यूट से, जो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। तो इवोल्यूट से जो पहले तो जो हमें याद रखना दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। इसको हमें याद रखना ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में कोई एक कर्व गिवन होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व गिवन होगा, एंड कोई एक पॉइंट गिवन होगा, जिस पॉइंट अगर वो पॉइंट डायरेक्टली गिवन होगा या फिर ऐसे गिवन होगा कि मान लो कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, या फिर कुछ इस तरीके से। अदरवाइज अगर डायरेक्टली गिवन होगा कि 1,2 -3,7 वटेवर, तो एक पॉइंट हमेशा गिवन रहेगा एंड उसी पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं, एंड ये रो का फॉर्मूला जुबानी याद होना चाहिए, दैट इज 1 + y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2 और इसका मॉड्यूलस। अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ रहा है तो सिर्फ हमें पॉजिटिव मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड उठाना है, क्योंकि रेडियस को ऑब्वियसली रेडियस है, कोई भी सर्किल का रेडियस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें सिर्फ उसका वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो y1 है, y1 इज dy dx एट द गिवन पॉइंट, तो सिर्फ y1 निकालने के बाद उसको पुट नहीं करना है, उस y1 मतलब dy dx का वैल्यू उस गिवन पॉइंट पे हमें निकालना है। कभी कभी उस पॉइंट पे dy dx एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हमें क्या करना है वो भी मैंने बताया है। तो हम इसका जो दूसरा वेरिएंट है, दूसरा जो फॉर्मूला है उस पर चले जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 1 + x1 स्क्वायर, मतलब जो हम लोग dy dx कर रहे थे उसे हमें dx dy करना है, होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x2 डिवाइडेड बाई x2, ये करना है और कुछ नहीं। दोनों में से किसी ना किसी एक से तो हो ही जाएगा। सो पहले इसके लिए जाना है, y1 के लिए जाना है, दैट इज dy dx के लिए जाना है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या अगर dy dx एग्जिस्ट कर जाएगा बहुत बढ़िया, लेकिन मान लो d2y dx2 उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मान लो d2y dx2 कुछ आ गया 2/x, और जो गिवन पॉइंट था 0,0, तो जैसे ही 2/0 करोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर हमें ऑब्वियसली इस फॉर्मूला से बात नहीं बनेगा। तो हमें इन दैट केस ये जो दूसरा फॉर्मूला है dx dy वाला एंड d2x dy2 वाला, उस फॉर्मूला में जाना है। नेक्स्ट, अगर इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन हुआ तो, कर्व का इक्वेशन अगर पोलर फॉर्म में गिवन हुआ तो ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, थोड़ा सा देख लेना, उतना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है। अगर नसीब खराब हुआ तो ही आने का चांसेस है, अदरवाइज उतना नहीं आता। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जनरली हम लोग x बार y बार से डिनोट करते हैं, और x बार एंड y बार दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है। इससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना इसका, ठीक है। फिर उसके बाद इससे सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोलेगा। सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तुम लोग को क्या करना है कि x बार एंड y बार से एक रिलेशन बनाना है, इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बनाना है, और जैसे इनसे एक इक्वेशन बन जा रहा है, x बार को x से एंड y बार को y से रिप्लेस कर देना है, और दैट इज तुम्हें लोकस मिल जाएगा, और उस लोकस को ही हम लोग इवोल्यूट बोलते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से इवोल्यूट निकालने का टेक्निक। और अगर अगर सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना है तो कुछ नहीं करना। सर्कल ऑफ कर्वेचर के लिए ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और मैंने इसे क्वेश्चन भी सॉल्व करके वहाँ पे बताया है, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो का स्क्वायर। ये हो गया सर्कल ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो x बार y बार ये सब निकाल लेना, रो निकाल लेना, फॉर्मूला सभी का गिवन है, इसमें पुट करना। अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करना, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो। जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर सर्कल ऑफ कर्वेचर, दैट्स इट, ठीक है, हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब बेटा देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से हमें पता है कि टोटल अगर हम लोग देखें तो 3 टाइप का हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिखता है। जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो डेडिकेटेड लेक्चर है उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। टाइप 1 है जिसमें अपर लिमिट में हमें इन्फिनिटी दिखेगा, टाइप 2 है जिसमें हमें लोअर लिमिट में माइनस इन्फिनिटी दिखेगा, और टाइप 3 है दोनों ही लिमिट अपर एंड लोअर दोनों ही लिमिट में हमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वगैरह दिख जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है लिमिट लेके, ये तो पता ही है, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा
और ये हो गया फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड। एक और दूसरा सेकंड काइंड होता है कि जहाँ पे हमें सिंगुलैरिटी मिलता है कि मान लो ये जो लोअर लिमिट है, इस लोअर लिमिट में हमें सिंगुलैरिटी मिल गया, दैट इज ए पुट करने से ये एफ एक्स जो है इन्फिनिटी हो रहा है, ये केस हो सकता है। या फिर अपर लिमिट में इन्फिनिटी हो गया, मतलब सिंगुलैरिटी हो गया, या फिर दोनों अपर एंड लोअर दोनों पॉइंट में इसको सिंगुलैरिटी है, या फिर दोनों पे नहीं है, ए एंड बी के बीच में इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है। तो ये 4 केसेस है सेकेंड काइंड के अंदर जो आता है, जो सिंगुलैरिटी रिलेटेड है, और इनको कैसे सॉल्व करना है लिमिट लेके, ये तो सभी को पता है। तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया। क्या करना है यहाँ पे, ये जो टोटल 7 टाइप्स बन रहा है, देख सकते हो फर्स्ट काइंड में तो टोटल 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और सेकंड काइंड में टोटल 4 टाइप है, तो 3 + 4 टोटल जो 7 टाइप्स है, इन 7 टाइप से एक एक क्वेश्चन कर लेना है ताकि पैटर्न पता चल जाए, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से बना लोगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1 मार्क के लिए ये सेगमेंट है, कुछ स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है जो कि इन फॉर्मेट का दिखता है। अगर मतलब मान लो क्वेश्चन में इस फॉर्मेट से कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन dx बाई x टू दी पावर एक्स क्यूब, कुछ इस तरीके का, और अगर पूछा जाए कि ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, तो याद रखना ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, ये जो n है दैट इज ये जो x का पावर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर n ग्रेटर देन हो गया 1 तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर n लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 3 टाइप बनता है, A, B एंड C, ये तीनों टाइप थोड़ा सा याद कर लेना है। इन तीनों टाइप में से ही कोई एक टाइप का आएगा अगर आ रहा है तो। नेक्स्ट चलता हूँ बीटा गामा फंक्शन में, नेक्स्ट चैप्टर बीटा गामा फंक्शन। अब देखो बीटा गामा फंक्शन से पहले तो गामा का डेफिनेशन पता होना चाहिए, दैट इज गामा इन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x इंटू x टू द पावर n-1 dx। एंड गामा का डेफिनेशन जो कि ये है बीटा एम एन, सॉरी अच्छा ये बीटा होगा, सॉरी ये बीटा होगा, हाँ। तो बीटा का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 टू 1 इंटीग्रेशन x टू द पावर n-1 इंटू 1 - x टू द पावर n-1 dx, ठीक है। और यहाँ पे गामा का ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूव आ जाता है जो कि लास्ट ईयर में भी आया था, एंड इन प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करके हमें बीटा गामा से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ जो कि ऑलरेडी मेरा कराया हुआ है वहाँ से ज़रूर देखना, एंड इनको यूज़ करके जो क्वेश्चन हमें करना है, प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, मतलब याद भी रखना है, और इसको यूज़ करने का टेक्निक या फिर यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ ये प्रॉपर्टी नंबर 2 तो डेफिनेटली यूज़ होता है, गामा इन + 1 इक्वल्स टू n इंटू गामा इन, जो कि मेनली ये यूज़ होता है जो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, मान लो गामा ऑफ 11/2 निकालना है तब ये यूज़ होता है। कैसे करना है देखने के लिए बीटा गामा का 1 शॉट है वीडियो, उसमें ज़रूर एक बार देख लेना। दूसरा ये भी यूज़ होता है जब गामा का वैल्यू, मतलब गामा ऑफ सम इंटीजर आ जाए कि गामा ऑफ 8 निकालना है, तो गामा ऑफ 8 एक्चुअल में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, तो ये भी यूज़फुल होता है डेफिनेटली वैल्यू निकालने के लिए। नंबर 4 ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल यूज़ होता है जब मान लो कुछ इस तरीके का आ जाए गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 3/4, तो ये तब हम लोग ये डुप्लीकेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या टेक्निक है, तो पहले तो इस 3/4 जो है ना, इस 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/4, तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। और ये एप्लीकेबल है केवल अगर n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुआ तो फिर जो इसका वैल्यू होता है π/sin nπ, तो हमें ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क एंड 5 मार्क्स का। और ये तो हमें पता ही होना चाहिए गामा हाफ का वैल्यू दैट इज √π, ये तो 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बिल्कुल एंड में वैल्यू निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर आ जाता हूँ बीटा के ऊपर। बीटा से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बीटा से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये साइन कॉस वाला प्रॉपर्टी। अरे भाई कहाँ चला गया, सॉरी, हाँ। बीटा से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ये पॉइंट नंबर 3 साइन कॉस वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन टू द पावर सपोज 5x और वटेवर, तो हमें इस बीटा के इसी प्रॉपर्टी से ही हमें उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन टू द पावर 2m - 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा, ये हमें जुबानी याद होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ से यूज होता है दैट इज पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, दैट इज बीटा हाफ इज इक्वल्स टू पाई।
एंड नंबर 3 एंड जो लास्ट है ये दैट इज बीटा एंड गामा के बीच में जो रिलेशन है ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और ये मेनली तब यूज़ होगा जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों ही एम एंड इन दोनों का वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिल रहा है। तो मान लो मुझे मिल गया 7/2, 3/2, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला प्रॉपर्टी लगाना ही है, गामा में कन्वर्ट करके गामा इन इंटू गामा इन डिवाइडेड बाई गामा प्लस इन, फिर इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया पूरा बीटा गामा का लेखा जोखा। लास्ट चैप्टर है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का फ्रॉम इंटीग्रेशन कैलकुलस इंटीग्रेशन मॉड्यूल। मैंने सोचा था ये आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, बट ठीक है जो भी हो रहा है, अगर 2x में देखोगे तो वो ऑटोमेटिक 30 मिनट्स में कन्वर्ट हो ही जाएगा, जितना भी लेंदी होगा इसका। लेकिन हाँ आई थिंक 45 मिनट्स से ज़्यादा तो नहीं होगा। एनीवेज, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन से हमें फॉर्मूला याद रखना है, किसका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा, कब होगा? अगर रेवोल्यूशन जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है पाई इंटू इंटीग्रेशन a to b y स्क्वायर dx, जहाँ पे a है एक्स एक्सिस के ऊपर लोअर लिमिट एंड b है एक्स एक्सिस के ऊपर अपर लिमिट। और ध्यान रखना एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग लिमिट लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है लोअर लिमिट, एंड जो राइट मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है अपर लिमिट। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता हूँ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ये है उसका फॉर्मूला 2 पाई इंटीग्रेशन a to b y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर भी सेम है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब रोटेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और अगर रोटेशन हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, सिर्फ क्या करना है एक्स को वाई से एंड वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना है। एंड ध्यान रखना कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो लिमिट लिया जाता है वो डाउन टू अप डायरेक्शन में लिया जाता है। जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है मेरा लोअर लिमिट, दैट इज सी इन दिस केस, एंड जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस रीजियन का दैट इज अपर लिमिट, वो होता है अपर लिमिट जो हाईएस्ट पॉइंट होता है। वाई का जो लिमिट लिया जाता है दैट इज टेकन फ्रॉम मतलब डाउन टू अप डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। सिमिलरली ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वही सेम टेक्निक है, सिर्फ एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करना है, यू विल गेट द फॉर्मूला। दूसरा ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हालांकि फिर भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना ही था, दैट इज अगर इक्वेशन कर्व का इक्वेशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हुआ तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म का जो फॉर्मूला बनता है फॉर वॉल्यूम, पाई इंटू इंटीग्रेशन t1 टू t2 gt होल स्क्वायर इंटू एफ डैश टी dt, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा ध्यान रखना दिस इज बीइंग रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये कैसे हो रहा है देखने के लिए थोड़ा सा वीडियो देखना, क्योंकि ये अदरवाइज ये बहुत डिटेल में यहाँ पे बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरा सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई इंटीग्रेशन t1 टू t2 y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया एक्स्ट्रा लास्ट जो है दैट इज अगर इक्वेशन कर्व का इक्वेशन अगर पोलर फॉर्म में गिवन हुआ तो हमें इस वर्क, और सभी से ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। जो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला लेक्चर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि अदरवाइज एक अगर होता तो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मुझे उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा। और उसमें मैंने कोशिश किया है कि इन सभी डिफरेंट टाइप्स मतलब फॉर्म्स का इक्वेशन उसमें डालने का। लास्ट जो है दैट इज पोलर फॉर्म है, पोलर इक्वेशन। अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हुआ तो कर्व का, तो हमें वॉल्यूम के लिए इस फॉर्मूला के लिए जाना है पाई इंटू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d ऑफ r कॉस थीटा, ये ध्यान रखना। और अगर सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला में जाना है, कब? अगर इक्वेशन कार्डियोइड है ना, साइक्लॉइड एटसेट्रा, अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हुआ तो कर्व का r इक्वल्स टू a साइन थीटा b कॉस थीटा एटसेट्रा, इस टाइप का अगर कुछ गिवन हुआ तो θ1 एंड θ2 तो लिमिट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ पे हम लोग रोटेशन मान के चल रहे हैं, या फिर एक्सिस जनरली एक्स एक्सिस ही होता है। तो ध्यान रखना अगर एक्स एक्सिस होगा तो लेफ्ट टू राइट, अगर वाई एक्सिस होगा तो नीचे से ऊपर, ये होगा डायरेक्शन। तो ये हो गया दोनों मॉड्यूल जो खत्म करने में आधा घंटा चला गया, दैट इज डिफरेंस कैलकुलस पूरा यहाँ पे खत्म होता है। तो कैलकुलस से जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उनको कैसे यूज करना है, किस टाइप का क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एंड फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस वाला सेगमेंट में फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेबसाइट में जाना है, एंड वेबसाइट का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर सिंपली गूगल में जाके अगर सर्च करोगे ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। और उसमें जाके ये एक्सप्लोर कोर्सेज वाला जो टैब है इसमें अगर क्लिक करोगे देन जो पेज ओपन होगा देख सकते हो। मेरा इंटरनेट का हालत ख़राब, एनीवेज तो यहाँ पे ये जो PYQ कोर्सेज है ये अवेल कर सकते हो। जो मैं बता रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना हो एग्ज़ाम के पहले, लास्ट 4 to 5 ईयर्स का बिल्कुल रिकॉर्डेड सॉल्यूशन बना हुआ है वीडियो,
उसके साथ उसका PDF भी प्रोवाइडेड है। 101 एंड 102 दोनों बच्चे दोनों ही अवेल कर सकते हो। एब्सोल्युटली मिनिमल प्राइस है 129 रुपीज़, और अभी तो ऑफर भी है, दैट इज़ 10K स्पेशल वाला कूपन कोड लगाओगे तो 129 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। और इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उसका पैटर्न क्या है, कैसे सॉल्व करना है, एवरीथिंग बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और डेफिनेटली इसको चाहो तो अवेल कर सकते हो। एंड जो डायगोनलाइजेशन वाला मैं बताया, मतलब अभी आगे मैं बताऊंगा, तो उसका भी बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें जो है मिल जाएगा। ठीक है, सो चाहो तो इसको देख सकते हो। ओके, सो देख लिया वेबसाइट, और फिर आ जाओ, फिर कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ मॉड्यूल नंबर 3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। तो देखो यहाँ पे पहले जो मैंने यहाँ पे रखा है दैट इज़ जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है उनका डेफिनेशन, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है, तुम लोग आराम से याद रख सकते हो। लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो थोड़ा सा चॉक आउट कर देता हूँ। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एटसेट्रा, ये सब है। नल मैट्रिक्स थोड़ा सा याद रखना। नल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिनका सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली जीरो हो, क्योंकि बहुत सारा प्रूफ्स वगैरह हैं जिनमें हमें ऐसे नल मैट्रिक्स हमें उसमें यूज करना होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में थोड़ा सा बच्चा लोग फंस जाते हैं, तो इसका याद रखना कि ऐसा मैट्रिक्स जिनका ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट जीरो हो। कभी भी डायगोनल पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा एंड देन उनका ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है उसमें मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं रहता, ये जीरो हो सकता है, सभी एलिमेंट्स नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, जो बाहर का जो एलिमेंट्स है ऑफ डायगोनल, वो एग्जैक्टली मुझे जीरो दिखना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड मैट्रिक्स है। पहले तो उसको आई से डिनोट किया जाता है, एंड दूसरा ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 होना चाहिए, और दैट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका हमें सभी को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, जो कि जनरली आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये भी सभी को पता है कि डेफिनेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा है एक इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कभी कभी प्रूव आ जाता है कि एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा क्वेश्चन में, हमें चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। जो रिसेंट मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है बिल्कुल लेटेस्ट, उसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें चेक करना है कि ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। तो ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन पता होना चाहिए, और इसी से ही हम लोग उसको चेक भी करते हैं। दैट इज जो मैट्रिक्स गिवन हो उसके साथ अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे फ्रॉम लेफ्ट या फिर फ्रॉम राइट, वट एवर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर एज ए रिजल्ट मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो हम वहां पे एश्योर हो सकते हैं कि ए जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना पड़ेगा डेफिनेटली, दूसरा ऑर्थोगोनल होने के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होना पड़ेगा, इसका याद रखना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर नसीब खराब हुआ तो इनका प्रूफ आ जाता है, और अगर नहीं हुआ तो इसको हम लोग यूज करके कुछ 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। दैट इज पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आइदर +1 होगा या फिर -1 होगा। लेकिन इसका उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू +1 या फिर -1 हो रहा है, तो क्या हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा? तो कभी नहीं कर सकते, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो जो ये रिजल्ट थोड़ा सा याद रखना। नंबर 3 है कि अगर ए एंड बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 अगर हो रहा है तो हम उससे प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख दिया एनीवेज, तो हम लोग उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ए प्लस बी भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, इस चीज़ को मैंने एक्चुअली क्वेश्चन से ही इसको लिखा है ना, तो इसको थोड़ा सा एडिट करना भूल गया था। एनीवेज, और तीसरा है कि अगर ए एक ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा एंड उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। एंड फाइनली अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी आगे मैं बताऊंगा, आई होप ये याद है, अगर नहीं भी है तो मैं इसके नीचे अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैंने जो PYQ सॉल्यूशन अभी जो मैंने दिखाया कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। इनमें से बहुत सारा प्रूफ उसमें मिल जाएगा, ये ऑर्थोगोनल रिलेटेड जो PYQ सॉल्यूशन है जो कोर्स है उसमें आइदर 101 में या फिर 102 में ये बिल्कुल सॉल्व है, तो वहाँ पे ये मिल जाएगा इनका प्रूफ्स।
अच्छा, नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखने को मिला है कि एक मैट्रिक्स गिवन हो और हमें वेरीफाई करना है वो आइडेम्पोटेंट होगा कि नहीं। तो याद रखना कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो रहा है, मतलब वही मैट्रिक्स उसी को अगर उसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, अगर मुझे वापस घूम के वो ए ही मिलेगा, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स, मान लो कोई एक मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन हो और उसको हम लोग ऐसे उसका स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर टू द पावर 4 किया, ऐसे पावर इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं पे जाके अगर वो नल मैट्रिक्स बन रहा है, मान लो ए स्क्वायर इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हो गया या फिर ए क्यूब इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हो गया, तो उस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नीलपोटेंट इफ विथ इंडेक्स के, और जिस पावर के लिए वो जीरो हो रहा है, क्यूब के लिए जीरो हो गया, ए क्यूब जीरो हो गया या फिर ए टू द पावर 4 जीरो हो गया, उस नंबर को, उस ए का जो पावर है उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स को हम लोग इन्वोल्यूटरी बोलते हैं अगर उसका स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और नोट रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो अमूमन नॉन कम्यूटेटिव है, जनरली वो नॉन कम्यूटेटिव है। कहने का मतलब हमें ए इंटू बी करने से जो मैट्रिक्स मिलेगा, बी इंटू ए करने से सेम मैट्रिक्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो हम लोग ऑलवेज हम लोग उसको इक्वल नहीं लिख सकते, सो नॉट इक्वल्स टू ही लिखना हमें इसको पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता हूँ ट्रांसपोज के ऊपर। ट्रांसपोज रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज इसमें है, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है मोस्टली ये लास्ट वाला, मतलब मान लो ट्रांसपोज तो सभी को पता ही है कि एक मैट्रिक्स है और अगर इसको हमें ट्रांसपोज करना है तो जो रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कलम कर देना है, थर्ड रो को थर्ड कलम कर देना है, एंड सो ऑन। तो उसी से ही ट्रांसपोज बन जाता है। तो इस पे ट्रांसपोज का जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है सॉरी, एक तो नंबर 2 वाला, दैट इज कोई ट्रांसपोज को अगर मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे घूम के वापस वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि ए बी होल ट्रांसपोज, इसको अगर मैं ओपन करूं इस ट्रांसपोज को तो पीछे से, मतलब जो लास्ट में है बी मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज पहले आता है, फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज आता है। तो इसका भी ध्यान रखना, सॉक एंड शू रूल इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये पता ही है कि एक मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हुआ तो, और स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हुआ तो। ये सभी को पता है। अच्छा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ए नंबर 3, दैट इज कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। एंड और जो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बनता है दैट इज, मतलब ये यहाँ पे वो, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये जो होता है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, प्लस हाफ इंटू, ये हाफ रहना चाहिए मैट्रिक्स के साथ, ये बच्चे लोग ये हाफ भूल जाते हैं, और ये जो है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इससे इस पर्टिकुलरली इस रिजल्ट से 5 मार्क का एक क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, सपोज 3/3, उसको हमें ऐसे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज और बाहर इंटू हाफ करना होगा उसके साथ, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ मल्टीप्लाई करना होगा, यू विल गेट योर रिजल्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सभी बच्चों को पता है कि एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर तब बोलते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गया तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया तो हम उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। इसको याद रखना। क्यों चाहिए? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए चाहिए। कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगा और अगर हमें उसका इन्वर्स निकालना है तो पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, दैट इज उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, इन्वर्स का डेफिनेशन ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये याद रखना। दूसरा, ए इन्वर्स का डेफिनेशन याद रखना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है डेफिनेटली। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालना है? वो बड़ा सा मैट्रिक्स प्लस माइनस अल्टरनेटिव करके ऊपर एक ट्रांसपोज होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स जो है वो होना चाहिए विथ अल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद इन्वर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो है नंबर 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि इन्वर्स यूनिक होता है, और इसको मैंने सॉल्व किया है कहीं पे, अच्छा जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया उसमें ही किया है,
ठीक है, एक इन्वर्स जो यूनिक होता है उसका क्वेश्चन मैंने उसमें किया है। दूसरा ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ गया, हाँ ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो ए बी होल इन्वर्स है तो उसको अगर मैं ओपन करूंगा इन्वर्स को तो पहले बिल्कुल ट्रांसपोज के जैसा ही है, पहले बी इन्वर्स आएगा फिर ए इन्वर्स आएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इस इसका भी ध्यान रखना। ओके चलो हो गया खत्म यहाँ पे। फिर आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो डिटर्मिनेंट्स से हमें पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है डिटर्मिनेंट्स, जो जिनको यूज करके हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि प्रूव विदाउट एक्सपांडिंग करके जो क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी यूज करना होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स ये एज यू कैन सी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स के जो कि ऑलरेडी मैंने जो डेडिकेटेड लेक्चर है उसमें यूज किया है एंड क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ कि एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनऑल्टर्ड रहता है अगर मैं उसको ट्रांसपोज कर दूँ। तो बेसिकली मान लो डी एक डिटर्मिनेंट है तो इसका जो ट्रांसपोज करने से भी जो उसका वैल्यू मिलेगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों सेम रहता है। तो ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हाँ तो मान लो कोई दो एडजेसेंट रो, मतलब जो कंसेक्यूटिव दो रो है, मतलब मान लो रो 1 एंड रो 2 या फिर रो 1 एंड रो 3 या फिर रो 2 एंड रो 3, ये जो कंसेक्यूटिव रोज होता है सॉरी इनको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो सामने एक रो के लिए भी और सेम कलम के लिए भी दो एडजेसेंट, मान लो फर्स्ट कलम एंड सेकंड कलम, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो सामने साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस साइन जो होता है बाहर इंडिटरमिनेंट के बाहर एक माइनस साइन डालना होता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दैट इज अगर मान लो कोई भी दो रो या फिर दो कलम अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो गया तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन, प्रूव विदाउट एक्सपांडिंग। प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो इतना बेहतरीन तरीके से एक सब प्रॉपर्टीज एक जगह पे कहीं पे नहीं मिलेगा, तो बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया भी है, ये चीट शीट, ये फॉर्मूला शीट, और ये वीडियो भी देख सकते हो मफलर वफलर लगा के। तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के बीच और बताना कि इससे मतलब फ़ायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, कोई भी देखो यही डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में एक डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई मैं नंबर मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड होता है, वेराज डिटर्मिनेंट में अगर मैं बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई एक रो या फिर कोई एक कलम के साथ ही वो नंबर जो है वो मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। और भी दो प्रॉपर्टी है, देख लेना, उतना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वो बता दिया। नेक्स्ट है कोफैक्टर एंड माइनर, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोफैक्टर एंड माइनर ये भी थोड़ा सा देख लेना, मतलब ये लगभग पता ही है तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। जैकोबीज थ्योरम से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया है इन द वीडियो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मान लो डी एक थर्ड ऑर्डर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है तो डी डैश्ड इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। डी डैश मतलब एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट वो जो होता है ये डी स्क्वायर होगा, वो डी स्क्वायर के साथ इक्वल होता है। यही होता है जैकोबीज थ्योरम का स्टेटमेंट। क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, बहुत ही कम है, अदरवाइज मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है जो कि प्रीवियस ईयर में आया था फ्रॉम जैकोबीज थ्योरम इन द वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट, देख सकते हो। अच्छा, लैपलास से एक 5 मार्क्स क्वेश्चन हमें करना ही है। लैपलास की मतलब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड है, इसका वीडियो हमें देखना ही पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि मैं इसको याद दिला सकूँ। एक 5 मार्क क्वेश्चन लैपलास से हमें ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसको हमें एक्सपांड करना भी आना चाहिए। वही टेक्निक है -1 होल टू द पावर, है ना, 1 + 2 फिक्स करके फर्स्ट एंड सेकंड रो, फिर हम लोग कलम को इंटरचेंज करते हैं और ऐसे दो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं एंड टोटल 6 टर्म्स होगा, 6 टर्म्स होगा। इसके लिए फॉड़ा 4/4 डिटर्मिनेंट। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर लैपलास हम लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ मेंशन ना हो तो। नहीं, जनरली लैपलास हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर क्वेश्चन में लैपलास मेथड से ही एक्सपांड करने के लिए मेंशन हो तो। अदरवाइज अगर कोई उपाय नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तब हम लोग लैपलास यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। जो हेड एग्जामिनर जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। सो अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे लैपलास को। लैपलास तभी यूज़ करेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हुआ तो।
नेक्स्ट है क्रैमर्स रूल, बिल्कुल इजी है, स्कूल से करते हुए आ रहे हो, ज़्यादा मैं इसके ऊपर नहीं बताना चाहूँगा। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, x का वैल्यू होता है d1/d, y होता है d2/d एंड z होता है d3/d, जहाँ पे d क्या है, d इज़ बेसिकली द कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उसका जो ये कोएफिशिएंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2, उनका जो डिटरमिनेंट में पुट करके जो वैल्यू आएगा दैट इज कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, जो होगा d का वैल्यू। ऑब्वियसली d को नॉन जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज एक्स वाई जेड का वैल्यू ही नहीं आएगा। टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए d शुड बी नॉन जीरो, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है उसी के लिए जो मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर आऊँगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि कोएफिशिएंट्स हमेशा विद साइन, ये याद रखना कि मान लो यहाँ पे है -3, तो कोई बच्चा सिर्फ 3 लिख देगा तो नहीं होगा, वो उसको -3 ही लिखना होगा यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज विद द साइन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इस साइड में अभी मैच चल रहा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का, जो बिल्कुल इस तरीके से झूल रहा है ड्यू टू आवर सीनियर प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, जिनको क्यों ये लोग अभी भी मतलब खिला रहे हैं पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे लोग ही अभी यहाँ पे अभी रन बना रहे हैं तो करने दो लोगों को। एनीवे, सो सॉरी थोड़ा सा मैं भटक गया था। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था कि वही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो सब डिपेंड करता है इन कंडीशंस के ऊपर कि मान लो d1 d2 d3 ये तीनों जीरो हो गया, ये स्मॉल d1 d2 d3 है, ध्यान रखना, मतलब ये राइट हैंड साइड RHS ऑफ द इक्वेशन, अगर ये तीनों जीरो हो गया एंड d का वैल्यू अगर नॉन जीरो हुआ तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, तो इन दैट केस एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और जीरो होगा तीनों का वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो d इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो मतलब ये जो कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट है अगर इसी का वैल्यू जीरो हो गया तो, एंड d1 d2 d3 में से एटलीस्ट अगर एक नॉन जीरो हुआ तो, ठीक है, d1 d2 कैपिटल d1 कैपिटल d2 कैपिटल d3, मतलब इनडिटरमिनेंट से इन तीनों में से अगर एटलीस्ट एक नॉन जीरो हुआ तो सॉल्यूशन मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तीसरा पॉइंट ये है कि d इक्वल्स टू जीरो हो गया एंड d1 d2 d3 ये तीनों डिटरमिनेंट मतलब सभी जीरो हो गया, d भी जीरो हो गया, इन तीनों डिटरमिनेंट भी जीरो हो गया, तब जो केस बनता है दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस बनता है। तो ध्यान रखना, क्रैमर्स रूल से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़े कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये कंडीशंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स दैट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। दो तरीके से इसको हम लोग पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली 1 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम रैंक, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रैंक के मदद से। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा रैंक के ऊपर क्योंकि रैंक का जो डेडिकेटेड वीडियो है वो इटसेल्फ बहुत एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करते हुए चलना है। दैट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए पहले तो हमें रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म या फिर कलम रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में उसको मतलब रिड्यूस करना है सॉरी, और उसके लिए एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस हमें चाहिए होगा, जो 3 एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और हमें पता ही है कि कैसे करना है, मतलब जिस रो को चेंज करना है ध्यान रखना उस रो मतलब वो रो आगे रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है वो रो बाद में रहेगा। मतलब मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसका सेकंड रो को तुम लोग चेंज करना चाहते हो, मतलब सेकंड रो में कुछ ऑपरेशन देना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो, तो जो ऑपरेशन बनेगा दैट इज r2 डैश इज इक्वल्स टू r2 माइनस मान लो 3r1 या फिर वटेवर, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे, जो स्केलर मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा जिस रो के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हो उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, कभी भी जिस रो को चेंज कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स मिलता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन्ड है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तो एशेलॉन फॉर्म बन गया, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बन गया, जिसका फॉर्मेट वही बनता है कि पिवोटिंग एलिमेंट जो होता है मैट्रिक्स का, जो ये पिवोटिंग एलिमेंट होता है उसके नीचे सभी एलिमेंट्स मुझे जीरो दिखना चाहिए, जो पिवोटिंग एलिमेंट होता है उसके नीचे जीरो दिखना चाहिए। इस फॉर्मेट से अगर मेरा मैट्रिक्स बन गया जो कि है रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, एशेलॉन मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, फिर हमें देखना होता है उस एशेलॉन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब नॉन जीरो रोज क्या होता है कि नॉन जीरो रो मतलब उस रो में एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो व्हाटएवर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वी हैव दैट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमें यहाँ से याद रखना। तो कुछ प्रॉपर्टीज है रैंक रिलेटेड, इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो कर सकते हो, मेरा ड्यूटी था इसको यहाँ पे मेंशन करना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको डाल दिया। इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो है ये, दैट इज मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर है m by n मैट्रिक्स है,
एब्सोल्युटली ज़रूरी नहीं है कि हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रैंक निकाल सकते हैं, एब्सोल्युटली नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी रैंक निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा ये भी ध्यान रखना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मान लो इनथ ऑर्डर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है केवल, मान लो इनथ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका रैंक विल बी इक्वल्स टू द एन, मतलब वही नंबर ऑफ कलम्स या फिर नंबर ऑफ रोज, एन तो सेम है, एम एंड एन दोनों तो सेम है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कब होगा, मतलब ये तभी होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कोई मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें इसका रैंक पता करना है, इसका रैंक जो है वो इक्वल्स टू 3 होगा, दैट इज नंबर ऑफ कलम्स इक्वल्स टू 3 होगा। कब, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो, और अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो हमें ये उससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता, 3 से कम ही होगा, दैट इज लेस देन n होगा। तो ये लास्ट दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए, तो इन दोनों का ध्यान रखना, गेट एग्जाम में दबा के यूज होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने वीडियो में कवर करना मैं भूल गया था, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस सेट्स करवाया फ्रॉम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वगैरह, उनमें मैंने ये मेंशन किया, दैट इज दिस वन, रैंक नलिटी थ्योरम। क्वेश्चन क्या आ जाता है यहाँ से, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा और उससे हमें उसका नलिटी निकालना है। तो रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट बनता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन। सर एन क्या है, सर एन इज द नंबर ऑफ कलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले रैंक निकाल लो, जो पता ही है कैसे निकालना है, फिर इस रैंक नलिटी थ्योरम को यूज करके n से माइनस करके उसका नलिटी निकाल लो। तो इसीलिए ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये टेबल ऑलरेडी जो डेडिकेटेड वीडियो है उसमें भी प्रोवाइडेड है, तो इसमें ध्यान रखना। ये यहाँ पे मान लो एक, मैं इसी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मान लो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3, 4 वटेवर नंबर ऑफ इक्वेशंस आर देयर। पहले तो हमें उसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो बना लेना है, और हमें चेक करना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है। अगर ध्यान रखना, अगर मान लो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, दैट इज रैंक ऑफ दिस, ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a इज टू b करके जो लिखा हुआ है, और ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर इनका रैंक अनइक्वल आ रहा है, तो मान लो रैंक ऑफ a आ रहा है 2 एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 3, जो कि नॉट इक्वल्स टू है, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नेक्स्ट, अगर दोनों इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है और हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 2 टाइप का हो सकता है, वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर वो मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकता है। और वो कैसे पता चलेगा कि अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए इज टू बी, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक तो सेम है, लेकिन वो रैंक जो भी आ रहा है उसका वैल्यू अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स है क्वेश्चन में, अगर उसके साथ इक्वल हो गया तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मान लो इन दोनों का रैंक आ रहा है 3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, सॉरी रैंक आ रहा है 2 मान लो दोनों का, ऑगमेंटेड एंड कोएफिशिएंट का, और हालांकि क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 2 इज लेस देन 3, तब हमें जो आंसर मतलब क्लैरिफाई करना है या फिर जो फाइनल कंक्लूजन करना है, दैट इज देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, आउट कर लेना। दूसरा, नेक्स्ट चलता हूँ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर, इसको खत्म करके इनर प्रोडक्ट स्पेस खत्म करके इसको एंड करेंगे। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से जो चीज़ हमें याद रखना है, लास्ट ईयर में हमें क्वेश्चन डेडिकेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे होगा लैम्डा इंटू आई एन, ये होगा, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और इसको अगर मैं इक्वल्स टू 0 कर दूं, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके लैम्डा का जो वैल्यूज आता है, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा के वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स हमें मिलता है, जो नॉन नल वेक्टर हमें मिलता है, नॉन नल मैट्रिक्स जो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। और इसको मैंने सॉल्व किया है, डिटेल में सॉल्व करके बहुत सारा क्वेश्चन मैंने किया है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर रिलेटेड, उसको जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। और उसी से ही एक जो जनरेट होता है दैट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम, और इसका स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, और क्वेश्चन भी मिल जाता है।
है। क्वेश्चन क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब सभी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, वीडियो मिल जाएगा कैली हैमिल्टन थ्योरम का। अच्छा, फिर यहाँ पे आइगन वैल्यूज का कुछ प्रॉपर्टीज है, जिन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग मतलब विदाउट सॉल्विंग, विदाउट फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली क्विकली जो है उसका आइगन वैल्यूज, कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। उनके लिए जो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दूसरा हो गया सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस आ जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, तुम एक और जो था डायगोनलाइजेशन। अच्छा, डायगोनलाइजेशन के लिए यहाँ पे मैंने, अच्छा मैं वो बाद में ऐड कर दूंगा, मैं इस पीडीएफ में ही उसको ऐड कर दूंगा। मैं डायगोनलाइजेशन का प्रॉपर्टीज इसमें डालना भूल गया, अदरवाइज। अच्छा, डायगोनलाइजेशन से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा बिफोर द एग्जामिनेशन, वो बन जाएगा, उसका काम मैं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। अदरवाइज डायगोनलाइजेशन से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने जो PYQ कोर्स है BSM 101 102 का, उसमें मैंने भर भर के सॉल्व किया डायगोनलाइजेशन वाला क्वेश्चन, उसमें जरूर एक बार अगर चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये है कि डायगोनलाइजेशन में मेनली जो है कि हमें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि जो एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा मोस्टली 2x2 या फिर मैक्सिमम 3x3, और हमें चेक करना होगा कि ये मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर पहले तो उस मैट्रिक्स से उसका आइगन वैल्यूज निकालना है। अगर उन आइगन वैल्यूज जो है, अगर वो आइगन वैल्यूज जो है बिल्कुल डिस्टिंक्ट आ गया, मान लो 2 आइगन वैल्यू आ रहा है 2 and 3 फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, तो वहां पे ही हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। दैट्स इट, दैट इज आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट हो रहा है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता ही है, ठीक है। और दूसरा हमें एक और चीज, अगर ऐसा बोलेगा कि इससे मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसको और आगे कैलकुलेट करो एंड आइगन वेक्टर निकाल के वेरीफाई करो कि ये सही में डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। और वो कैसे करना है, वो भी मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व करके वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और जो PYQ बार बता रहा हूँ उसमें भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, देख सकते हो। डायगोनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है दोनों ही PYQ में 101 एंड 102 में। अच्छा, तो आइगन वैल्यू रिलेटेड जो है, अच्छा फिर इस आइगन वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमें निकालना होता है। एंड इन आइगन वेक्टर, जो भी आइगन वेक्टर यहाँ पे बनता है, इनको कोलेट करके एक मैट्रिक्स बनाना होता है P, है ना। ये P मैट्रिक्स कैसे बनता है, जो ये आइगन वेक्टर्स को हमें कलम में लिखना होता है, 2-3 जितने भी आइगन वेक्टर्स मिल गया हमें उनको कलम में लिखना होता है। फिर इस P से हमें इसका P इनवर्स निकालना होता है। और अगर हमें ऐसा मिल रहा है कि P इनवर्स इंटू ए क्या है, जिस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने को बोलेगा, P इनवर्स इंटू ए इंटू पी, दिस अगर इक्वल्स टू D हो गया तो, अब ये D क्या है, D इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा डायगोनल मैट्रिक्स, जिनका जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे ये आइगन वैल्यूज रहेगा और बाकी एलिमेंट्स जो है वो 0 रहेगा। अगर इसके साथ ये इक्वल हो गया तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि येस द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, एंड वो उसको डायगोनलाइज करके हमें ये D जो है मैट्रिक्स वो मिल रहा है। हालांकि D हमें शुरू में ही मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर हमें फोर्स करेगा कि आइगन वेक्टर से ही इसको प्रूफ करके बताओ, तो ये होता है इसका प्रोसीडियर। पहले आइगन, फिर से एक बार समाप्त कर देता हूं, पहले आइगन वैल्यू निकाल लो, आइगन वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लो, जिसका वीडियो ऑलरेडी है। उन आइगन वेक्टर्स को कलम में लिख के अपना P मैट्रिक्स बना लो, P मैट्रिक्स को इन्वर्स कर दो। इन्वर्स में कैसे करना है, वही एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। फिर उसके बाद P इनवर्स इंटू ए क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन में रहेगा, पहले कर लो, फिर उसके साथ P को मल्टीप्लाई करो, एंड अगर वो D के बराबर हो रहा है, अब D क्या है, D इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा डायगोनल मैट्रिक्स, इसके डायगोनल में केवल जो है वो आइगन वैल्यूज जो है वो रहेगा। अगर बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स जो है एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। और जो लास्ट एक प्रैक्टिस सेशन है उसमें भी मैंने एक बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया है फ्रॉम आइगन वैल्यू एंड फ्रॉम डायगोनलाइजेशन, वो भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मॉड्यूल हम लोग कवर करेंगे दैट इज मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाला मॉड्यूल है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स मोर देन वन वेरिएबल। तो इसमें हम लोग पहले जिससे स्टार्ट करते हैं दैट इज़ लिमिट कंटिन्यूटी का जो फॉर्मूला वगैरह है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि एक फंक्शन गिवन होगा जो कि डिफाइंड होगा, हमें उसका लिमिट मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे लिमिट के लिए पहले तो ये देख लो, ये वाला जो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए, वो कंटिन्यूअस है कि नहीं कोई भी एक गिवन पॉइंट पे। एंड 99% ऑफ केसेस में जो पॉइंट में हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है वो 0 पॉइंट ही होता है। अगर नसीब बहुत खराब हुआ तो वो कोई दूसरा नॉन जीरो पॉइंट में मिलता है, अदरवाइज 0 पे ही चेक करना होता है, जिसको हमें डेफिनेशन से चेक करना होता है। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि दो टाइप का लिमिट हमें देखने को मिलता है, एक है डबल लिमिट, दूसरा है इटरेटेड लिमिट। तो ये डबल लिमिट
एंड ये है रिपीटेड लिमिट और इटरेटेड लिमिट। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो लिमिट का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है दैट इज़ डबल लिमिट, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जो मैंने वीडियो में भी सॉल्व करके बताया है कि जिसका दो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करता है, कोई भी मेंशन्ड पॉइंट पे मान लो 0 0 पे हो गया, दोनों ही रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करता है। और याद रखना दो रिपीटेड लिमिट होगा, क्योंकि एक होगा पहले हम लोग x का लिमिट कर ले फंक्शन के ऊपर, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है तो ऑब्वियसली फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा दो वेरिएबल वाला फंक्शन हमें मिलेगा। तो पहले हम लोग x का लिमिट चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर y का लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये एक हो गया, एक रिपीटेड लिमिट ये हो गया। दूसरा, पहले हम लोग y का लिमिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद x का लिमिट करते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये मान लो L1 है और ये मान लो L2 है, ज़रूरी नहीं है कि L1 हमेशा इक्वल्स टू L2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये नोट करके वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो तो हमें डबल लिमिट चेक करना होता है, जिसमें एक्स वाई दोनों एक साथ, एक्स वाई का लिमिट दोनों एक साथ एप्लीकेबल होता है ऑन द गिवन फंक्शन। क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हमें मिलता है कि जहाँ पे रिपीटेड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर एक रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करे दूसरा नहीं करता है, दोनों ही नहीं करता है, दोनों करता है, वटेवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस फंक्शन का कंटिन्यूटी के ऊपर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट ना करे फिर भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, या फिर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करे फिर भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो। कंटिन्यूटी का सब कुछ डिपेंड करता है कंप्लीटली सोनली डबल लिमिट के ऊपर, जहां पे एक्स वाई दोनों का लिमिट हमें एक साथ अप्लाई करना होता है। और इसमें मोस्टली दो तीन टाइप का ही फंक्शन हमें देखने को मिलता है, जो मैंने डिटेल में बात किया इन द डेडिकेटेड लेक्चर, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। 23-24 वाला जो सॉल्यूशन है बेसिक 301 का जो पेपर का, जिसका सिलेबस तुम लोगों के साथ मिलता जुलता है फॉर फर्स्ट ईयर आई एम सेइंग दिस, तो उसमें भी चेक कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस से सॉल्व किया, टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, लगभग 5 आवर्स का वो सॉल्यूशन है, पूरा सब कुछ उसमें सॉल्व है। बहुत सारा पोर्शन तुम लोग के सिलेबस में भी उसमें कवर हो रहा होगा। सीक्वेंस सीरीज हो गया, मैं ये फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि ये डबल मतलब ये लिमिट वाला पार्ट हो गया, तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगा अगर वो देखोगे तो। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर उसके बाद डेरिवेटिव के ऊपर, पार्शियल डेरिवेटिव टू बी प्रिसाइज, क्योंकि मल्टीवेरिएट फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव या फिर जो नॉर्मल जो डेरिवेटिव होता है जिसमें हम लोग डी वाई डी एक्स करते हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा। वो क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है, तो जनरली हमें डबल वेरिएबल वाला ही दिखेगा। एंड पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हमें ये फॉर्मूला उसका याद रखना है, दैट इज डेल एफ डेल एस का ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बाई एच। यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं कि जैसे जो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि जहाँ पे हमें चेक करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं वगैरह वगैरह, उसमें डेफिनेटली ऐसे उसको मतलब फंक्शन को पकड़ के उसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, ऐसा नहीं करना है, उससे हमें डेफिनेशन से ही चेक करना होता है। जब भी हमें ये चेक करना हो कि डेरिवेटिव कोई पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए हमें इस डेफिनेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो फॉर्म है दो, यहाँ पे ये जो दो चीज़ है, ये जो दो लाइन है, ये बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए। और ये जो ए बी पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, जनरली ये जो ए बी पॉइंट है ये 0,0 पॉइंट पे ही होता है चेक करना, मेनली मतलब मोस्टली क्वेश्चन में वही हमें मिलता है। तो डेल एफ डेल एक्स एट ए कॉमा बी एंड डेल एफ डेल वाई एट ए कॉमा बी, इन दोनों का ये जो फॉर्मूला है, एक है लिमिट h टेंड्स टू 0, एक है लिमिट k टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी बाई एच, एंड दूसरा है एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी बाई के। इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब एक गिवन फंक्शन रहेगा, वो कोई पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने चेक किया था कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, वैसे ही हमें चेक करना पड़ सकता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। उसको चेक करने के लिए ये डीएफ वाला फॉर्मूला में अप्लाई करना होता है। वीडियो देख लेना डिटेल में, मैंने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। फिर हम लोग आ जाते हैं कि हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में, तो इसमें भी वही है दो, मतलब मोस्टली ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि डेल टू एफ डेल एक्स टू एट 0,0 का इसका हमें वैल्यू अगर चेक करना हो, तो वही मैं बता रहा हूँ कि हमें जनरली डेफिनेशन से ही जाना है, दैट इज ये लिमिट यूज़ करके ही उसको करना है। तो यहाँ पे जो जो फॉर्मूलाज है, मैंने फॉर्मूलाज नहीं, फॉर्मूला तो खुद ही प्लूरल है, तो यहाँ तो फॉर्मूला जो है जितना भी है, जैसे कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो गया, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, मतलब पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जो फॉर्मूला वगैरह हो गया, यहाँ पे सब फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लिमिट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया है। तो इन फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बेसिक सा फॉर्मूला है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट है चेन रूल। देखो सिलेबस में ये सब टॉपिक्स जो है वो डेडिकेटेडली लिखा नहीं है कि है, लेकिन है, क्योंकि नॉट ओनली यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट ऑल्सो जो आगे का चैप्टर्स है उनमें सॉल्व करने में हमें चेन रूल को अप्लाई करना होता है। और
बहुत सारे जगह पे हम चेन रूल अप्लाई करते रहते हैं। सो चेन रूल के लिए बस ये जो फॉर्मेट है वो याद रखना, और याद रखना कि चेन रूल कब यूज़ होता है, जब भी कोई एक फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन हो। मान लो कि एफ एक फंक्शन है जो कि यू का फंक्शन है, जहाँ पे यू इटसेल्फ एक फंक्शन है एक्स का या फिर वाई का या फिर एक्स वाई दोनों का, कुछ इस तरीके से, तब जाके हमें चेन रूल लगाना होता है। मतलब मान लो मुझे डेल एफ डेल एक्स निकालना है, क्योंकि एफ डायरेक्टली एक्स का फंक्शन नहीं है, एफ फंक्शन है पहले यू का और यू फंक्शन है एक्स का, तो मैं ऐसे एफ को डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा, और वो कैसे, पहले मुझे एफ को पार्शियली डेरिवेटिव करना होगा यू के रिस्पेक्ट में, और इस यू को पार्शियली डेरिवेटिव करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तब जाके इसका कुछ मीनिंग बनेगा। ठीक है, तो ये होता है चेन रूल का फंडा। ओके तो इस तरीके से चेन रूल का जो मतलब 2 3 4 मतलब कैटेगरीज हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सॉरी। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि डिफरेंट केसेस हो सकता है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू फॉर्म द चेन रूल का जो फॉर्मूला होगा वो, जैसे कि अगर यहाँ पे u है जो सिंगल एक x का फंक्शन है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। सिंगल अगर y का फंक्शन है तो कुछ ऐसा बनेगा। अब मान लो कि f जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है u एंड v, एंड u एंड v इटसेल्फ 2 वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y। तो अगर मुझे डेल एफ डेल एक्स निकालना है, जो कि मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि f u का फंक्शन है u एंड v का, एंड u एंड v इटसेल्फ x का फंक्शन है, तो मुझे डेल एफ डेल यू इंटू डेल यू डेल एक्स करना है प्लस डेल एफ डेल वी इंटू डेल वी डेल एक्स, तब जाके ये कंप्लीट होगा। सिमिलरली अगर मुझे डेल एफ डेल वाई करना है, एफ को पहले यू के रिस्पेक्ट में करना है एज वेल एज प्लस देके एफ को वी के रिस्पेक्ट में करना है। ऐसा होता है चेन रूल का काम, जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक बार जरूर देख लेना चेन रूल वाला वीडियो। अच्छा फिर उसके बाद आ जाता है जैकोबियन। अगेन जैकोबियन शायद मुझे याद नहीं, अगर लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी है तो भी ये सिलेबस में है और यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 केसेस बस हमें याद रखना, मान लो एक हो सकता है कि 2 वेरिएबल वाला, एक हो सकता है 3 वेरिएबल वाला, कि मान लो u एंड v 2 वेरिएबल है जो कि इटसेल्फ x एंड y 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो जैकोबियन ऑफ जैकोबियन ऑफ u v, जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वो कैसे डिफाइंड होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। कैसे इसको हम लोग लिखते हैं कि पहले जो वेरिएबल है u उसको पकड़ लो एंड उसको x एंड y दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, हो गया फर्स्ट रो हो गया। दूसरा v को पकड़ लो, सेकंड रो में आ जाओ, v को पकड़ लो, x एंड y दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तुम्हें अपना डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर हमें जो फंक्शन है वो मान लो अगर हमें 3 वेरिएबल का फंक्शन हो u v w, एंड u v w इटसेल्फ अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन हो, मतलब u इटसेल्फ x y z का फंक्शन हो, v x y z का फंक्शन हो, w x y z का फंक्शन हो, इन दैट केस जो जैकोबियन बनेगा वही सेम टेक्निक, जो फर्स्ट वेरिएबल है u को पकड़ लो, x y z तीनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, v को सेकंड रो में आ जाओ, v को पकड़ लो, x y z तीनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, थर्ड रो w को विद रिस्पेक्ट टू x y z पार्शियल डेरिवेटिव, एंड योर जैकोबियन इज रेडी। जैकोबियन और भी बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि अगर सेकेंड ईयर के लिए है तो सेकेंड ईयर में जो मल्टीपल इंटीग्रल है वहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल में जैकोबियन का यूज होता है, तो उसके लिए भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है होमोजेनियस फंक्शन, इसके लिए भी वही, शायद ये डेडिकेटेडली सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इससे भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है, होमोजेनियस फंक्शंस एंड ऑयलर्स फॉर्मूला। तो ये क्या है कि मान लो एक फंक्शन है, हमें चेक करना है वो होमोजेनियस होगा कि नहीं होगा, तो जो जितने भी वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड वट एवर, पहले तो x के जगह पे tx, y के जगह पे ty, z के जगह पे tz लिख दो, लिख के वो पहले रेडी कर लो, या एंड उसके बाद उसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाने का कोशिश करो, दैट इज t टू द पावर n इनटू फंक्शन ऑफ x y z। अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं, अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी एक फंक्शन को, तो उस फंक्शन को हम लोग होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं, और उसका डिग्री क्या होता है, ये जो t का पावर है n, उस n को ही उस फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री बोला जाता है। तो ऑयलर्स थ्योरम यूज करने से पहले हमें ये देखना होता है कि वो फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं, और अगर होमोजेनियस है तभी जाके हम लोग ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसमें वो जो n है जो होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री है वो भी यूज होता है ऑयलर्स थ्योरम में। ऑयलर्स थ्योरम का 2 वर्जन हमें देखने को मिलता है, एक है फर्स्ट ऑर्डर, एक है सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जो ऑयलर्स थ्योरम है, मान लो एक फंक्शन है f जो कि 3 वेरिएबल x y z का फंक्शन है और एक होमोजेनियस फंक्शन है विद डिग्री n, तो उसका जो स्टेटमेंट बनता है ऑयलर्स थ्योरम का, दैट इज x del f del x प्लस y del f del y प्लस z del f del z इक्वल्स टू n इनटू द फंक्शन। अब मान लो f सिर्फ 2 वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y, तो ये z वाला टर्म नहीं होगा, ऑब्वियसली z वाला टर्म नहीं होगा, तो ये बनेगा। सर एक कमेंट मुझे मिला था कि सर कैसे पता करें कि ये ऑयलर्स का क्वेश्चन है और ऑयलर लगाना है, तो मैं यहाँ पे एक चीट बता देता हूँ, दैट इज अगर क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन दिख जाए लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये वाला एक्सप्रेशन दिख जाए x इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू डेल वाई
x इंटू डेल जेड डेल एक्स, वाई इंटू डेल जेड डेल वाई, ये वाला दिख जाए तो एकदम तुरंत पकड़ लो कि ये 99% ऑयलर्स का क्वेश्चन है, ऑयलर्स से ही बनेगा। जो सेकंड ऑर्डर वाला फॉर्म है वो नीचे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है, मतलब स्क्वायर करना है पहले इस तरीके से लिख लेके, तो इसको हमें याद रखना है और कोई उपाय है नहीं। और इसका आरएचएस भी थोड़ा सा चेंज होगा, देख लेना, n इंटू n माइनस 1 करके, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट ये है एक्चुअली, ये जो एक पार्ट है दैट इज टोटल डेरिवेटिव करके। टोटल डेरिवेटिव में ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलता है एक्चुअली। टोटल डेरिवेटिव का जो पार्ट है उसमें हमें ये फॉर्मूला, मतलब ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज जो जब हम लोग डिफरेंशिएबल है कि नहीं जब चेक कर रहे थे वहाँ पे ये फॉर्मेट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। मोस्टली ये यूज होता है, ये जो डीएफ वाला जो है, मान लो कि एक फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है एफ जो कि एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल का फंक्शन है, तो डीएफ को इस तरीके से लिखना होता है, डेल एफ डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ डेल वाई होगा, डेल एफ डेल वाई इंटू डी वाई। ये जो लिखना, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ही टोटल डिफरेंशियल या फिर सिंपली डिफरेंशियल बोला जाता है। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना, बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया कवर। सिर्फ यहाँ से यही फॉर्मूला याद रखना जो अभी मैंने मार्क किया, इतना ही काफी है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना चाहते हो तो ये कर सकते हो, हालांकि इसका एप्लीकेशन मैक्सिमा मिनिमा में होता है, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के जो मतलब जो लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर मेथड होता है उसमें ये यूज होता है, जो कि सेकंड ईयर के लिए नहीं है लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए है, तो उसमें ये यूज होता है। अब नहीं भी करोगे तो भी कर सकते हो। और लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर वाला बहुत सारा क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू कोर्स मैंने बताया, उस पीवाईक्यू में 2-3 क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व करके बताया है, तो देख सकते हो इफ यू वांट। नेक्स्ट है जो मैं बता रहा था मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ, ध्यान रखना ये मोर देन वन वेरिएबल है, ठीक है। जो पहले था दैट वाज ऑफ सिंगल वेरिएबल, ये है मोर देन वन वेरिएबल। एक्स वाई दो वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक फंक्शन एफ, और हमें चेक करना है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज द सिनेरियो। तो उसके लिए जो टेक्निक होता है, पहले तो ये कुछ चीजें निकाल लेना होता है, दैट इज, और टेबल बना के मैंने सॉल्व करने का दिखाया वीडियो में, एक बार जरूर देख लेना, बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पे सॉल्व किया है, और उस फॉर्मेट से अगर याद रखोगे तो कभी भूलने का कोई चांसेस ही नहीं है। ओके, तो इसके लिए कुछ चीजें निकालना होता है शुरू में, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर पर एफ एक्स हो गया, एफ एक्स एक्स हो गया, एफ वाई हो गया, एफ वाई वाई हो गया, एंड एफ एक्स वाई हो गया। देन उसके बाद हमें देखना होता है कि मैक्सिमम कब एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई अगर लेस देन 0 है तब मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके पहले ये वेरीफाई कर लेना बहुत जरूरी है। देखो मैं बता देता हूं, ये एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर है ना, इसका एग्जिस्टेंस मतलब इसका वैल्यू बहुत मायने रखता है कि कोई एक पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या फिर वो पॉइंट सैडल पॉइंट है क्या, है ना, ये इस चीज का वैल्यू हमें पता होना चाहिए पहले तो। अगर ये मतलब मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करने के लिए ये इस भाई साहब का वैल्यू उस पॉइंट पे ए कॉमा बी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इस भाई साहब का वैल्यू लेस देन 0 हो रहा है तो उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट याद रखना। और अगर इसका भाई साहब का वैल्यू अगर 0 हो गया तो हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं कि उस पॉइंट का नेचर क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट क्या होगा, कुछ पता नहीं, इनकंक्लूसिव हम लोग बोल के छोड़ देते हैं उस चीज को। अच्छा, अब अगर मान लो ये तो पता चल गया कि इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलने के लिए। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कैसे पता करें, उसके लिए हमें इस भाई साहब का वैल्यू निकालना है, दैट इज एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, और अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। तो सॉरी, यहाँ पे फ्लोचार्ट बना के मैंने इसको बता दिया, तो यहाँ से जो है बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है लैग्रेंजियस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ये सेकंड ईयर में तो नहीं है, फर्स्ट ईयर बीएसएम 102 में है। तो इसको करने के लिए वही मतलब क्या होगा कि इसमें एक फंक्शन गिवन होगा, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ अनदर फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो इसको एक फॉर्म में लिख लेना होता है, दैट इज ये मान लो ये है फॉर्मेट, कैपिटल एफ से जो मैंने लिखा है दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, प्लस लैम्डा इंटू फाई एक्स वाई जेड। ये फाई एक्स वाई जेड क्या है, इसको कांस्टेंट बोला जाता है, जिस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में मुझे स्मॉल एफ एक्स वाई जेड को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। और ये जो लैम्डा मल्टीप्लाइड है फाई के साथ, इसी लैम्डा को ही बोला जाता है लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर, ठीक है। तो प्रोसीड्योर क्या रहता है, वही मतलब डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई डेल एफ डेल जेड इनको 0 करना होता है, और
पाई एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी 0 होता ही है, मतलब जो कांस्टेंट है, फिर उनमें से सॉल्व वगैरह करके लैम्डा का वैल्यू निकालना होता है, एंड लैम्डा का वैल्यू एंड एक्स वाई जेड का वैल्यू, मतलब जिन वैल्यू के लिए क्रिटिकल वैल्यू, जिन वैल्यू के लिए तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इनका वैल्यू निकालना होता है। PYQ सॉल्यूशन में मैंने सॉल्व करके बताया है, एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ से ग्रेडियंट ऑपरेटर का डेफिनेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, नेबुला ऑपरेटर डेल एक्स आई कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल डेल जेड, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें देखना है कि कोई फंक्शन का ग्रेडियंट, कोई स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसके लिए ये होता है उसका फॉर्मेट, जिसके लिए नेबुला ऑपरेटर पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज, कोई मान लो एक वेक्टर फंक्शन है जिसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ वी, मतलब नेबुला ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है, तो कुछ इस तरीके से जो वो डिफाइंड होगा, नेबुला ऑपरेटर डॉट वी वेक्टर, मतलब जिसका डाइवर्जेंस हमें निकालना है। और डायरेक्टली अगर लिखना चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, डेल V1 बाई डेल एक्स प्लस डेल V1 डेल V2 होगा बाई डेल Y2 डेल V3 बाई डेल Z, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और अगर डाइवर्जेंस 0 हुआ तो उस वेक्टर को हम लोग सोलिनॉइडल वेक्टर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्ल, तो डाइवर्जेंस में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, D फॉर डाइवर्जेंस, D फॉर डॉट, C फॉर कर्ल, C फॉर क्रॉस। तो कर्ल निकालने के लिए वही वेक्टर को हम लोग नेबुला ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ग्रेडियंट जो ऑपरेटर है, नेबुला जो ऑपरेटर है, उसके साथ क्रॉस कर देते हैं, और इस तरीके से क्रॉस, हमें पता ही है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, ऐसे डिटर्मिनेंट से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड ये भी याद रखना कि अगर कर्ल का वैल्यू 0 हो जाता है तो उससे पता होना चाहिए कि वेक्टर जो है वो इसको ई रोटेशनल वेक्टर बोला जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसके लिए फॉर्मूला सिर्फ इजी फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, कैलकुलेट करने का टेक्निक आना चाहिए। पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लो, फिर उसके बाद जिस वेक्टर के डायरेक्शन में तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा, उस वेक्टर के डायरेक्शन में उसको उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, एंड यू विल गेट योर आंसर लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ से एक मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला एक क्वेश्चन होता है जो मैंने वीडियो में सॉल्व करके बताया है, उसका टेक्निक होता है, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, और वो मैक्सिमम वाला बहुत अच्छे से एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में पहले तो हमें सीक्वेंस पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं सीरीज में चलूंगा। सीक्वेंस में देखो, पहले तो हमें मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए। सीक्वेंस का डेफिनेशन हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सीक्वेंस मतलब बेसिकली एक फंक्शन ही होता है फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, तो वैसे ये डिफाइंड है। अच्छा, सीक्वेंस हो सकता है बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब ऐसा सीक्वेंस, अब बाउंडेड सीक्वेंस में भी दो टाइप हो सकता है, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, मतलब ऐसा एक सीक्वेंस बाउंडेड अबव, मतलब ऐसा एक सीक्वेंस जिस सीक्वेंस का हर एक टर्म को एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो तो उसको बाउंडेड अबव बोलते हैं। सिमिलरली बाउंडेड बिलो मतलब ऐसा एक सीक्वेंस जिनका हर एक टर्म को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो, और एक सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस तब बोलेंगे जब वो सीक्वेंस का सभी एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट से कम हो एंड एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो, मतलब बाउंडेड रहे ऊपर और नीचे से, तो उसको कहते हैं एक बाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, फिर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस तरीके से बिल्कुल ईजी है, हलवा है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, एल वैल्यू अगर हमें मिलता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, एंड अगर नहीं करता है तो नहीं है। अगर करता है तो उस सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, अगर नहीं करता है तो उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, मतलब बढ़ते बढ़ते सीक्वेंस का जो टर्म्स है उनका वैल्यू बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी जा रहा है या फिर कम होते होते माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो दैट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा, और एक टाइप का सीक्वेंस होता है दैट इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस मतलब मान लो एक ऐसा सीक्वेंस जिसका वैल्यू, मतलब जो टर्म्स का वैल्यू कोई दो पर्टिकुलर वैल्यू में ऐसे बाउंस हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, या फिर 1 -2 +3 -4 +5 -6, इस तरीके से ऑसिलेट करते हुए जा रहा है। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है इनको हम लोग ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। एक और सीक्वेंस होता है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब ऐसा एक सीक्वेंस जिनका जो टर्म्स है x1 x2 x3 जो टर्म्स है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगा, दैट इज मान लो द सीक्वेंस इज डिफाइंड एज सपोज xn = 2। इसका मतलब तुम x1 लो वो भी 2 होगा, x2 2 होगा, x3 2 होगा, x4 2 होगा, सभी वैल्यूज जो है वो 2 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है मोनोटोन सीक्वेंस। मोनोटोन सीक्वेंस मतलब मोनोटोनिक दो हो सकता है, दो टाइप का, दैट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है अगर वो आगे वाला टर्म से ज़्यादा है तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो अगर आगे वाले टर्म से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मतलब टर्म्स अगर बढ़ते हुए जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, कम होते हुए जा रहा है तो डिक्रीजिंग है, एज सिंपल एज दैट।
अब यहाँ से सीक्वेंस को लेके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनका प्रूफ्स अगर कर लोगे तो बेहतर है, अगर नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट पता होना चाहिए, एंड क्योंकि ये रिजल्ट्स यूज करके ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली वो बाउंडेड होना पड़ेगा, मीन्स अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। और अगर सिर्फ अपर बाउंड है तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब हाँ, तो अगर सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है तो वो बाउंडेड अबव होना पड़ेगा, तब जाके वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। और वो कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, वो जो अपर बाउंड है उसी पे जाके कन्वर्ज करेगा। सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग है तो वो बाउंडेड बिलो होना पड़ेगा एंड वो कन्वर्ज करेगा, एंड कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, वो जो लोएस्ट वैल्यू है, जो लोअर बाउंड है उसी पे जाके कन्वर्ज करेगा। तो इस टाइप का कुछ इंपॉर्टेंस जो है, मतलब ये मैंने मार्क कर दिया, जो हमें यूज होता है, यूज करना होता है जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सीरीज वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पे देखो क्या है कि सीरीज से तो मेनली यही क्वेश्चन आता है कि एक सीरीज दे देगा और हमें चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज का जो कन्वर्जेंस टेस्ट है, वो टेस्ट से ही हमें पता करना होगा। जैसे कि अब कुछ सीरीज का कुछ टाइप्स है, इंपॉर्टेंट टाइप्स, जो कि है एक है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज कुछ ऐसा सीरीज है कि जिनका टर्म्स मतलब सेकेंड टर्म अगर मिलना है तो फर्स्ट टर्म के साथ एक्स मल्टीप्लाई करने से सेकेंड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म मिलना है तो सेकेंड टर्म के साथ फिर से एक्स मल्टीप्लाई करना होगा। एक देखो एक से एक्स मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है, जो कि टाइप बनता है ज्योमेट्रिक सीरीज का। और ये जो मतलब जो डिफरेंस तो नहीं बोलूंगा, जो रेशियो है दोनों, इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। मतलब वो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें टर्म्स एक के बाद एक टर्म्स मिलता हुआ जाता है, उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं इन अ केस ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा मिलने वाला एक जो टाइप है सीरीज का, दैट इज कॉल्ड पी सीरीज। पी सीरीज का फॉर्मेट होता है ये कि 1/n⁻p अगर एक सीरीज का जनरल टर्म का फॉर्मेट बन रहा है तो उसको हम लोग पी सीरीज बोलते हैं। और ये कन्वर्जेंट होता है अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ तो, डाइवर्जेंट होता है अगर p लेस देन इक्वल्स टू 1 हुआ तो। बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 1 मार्क एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं तब मान लो मतलब एक सीरीज हमें मिल गया और हमें पता करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा विद द हेल्प ऑफ अनदर सीक्वेंस, सॉरी अनदर सीरीज। तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस चेक कर लेना होता है, दैट इज मतलब एक होता है लिमिट फॉर्म, दूसरा एक होता है इसका रेशियो फॉर्म। लेकिन मोस्टली जो मतलब हमें जो करना होता है मैं वो बता देता हूँ। मतलब मान लो कि एक इवन एक सीरीज है और हमें पता करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा। एंड हम मोस्टली कंपैरिजन टेस्ट तब यूज करते हैं जब हमें ऐसा मतलब ऐसा दिख जाए कि मान लो n²/n+1 ऊपर और नीचे n का टर्म्स हो एंड उनमें n का जो पावर है उनमें कुछ डिफरेंस बन रहा हो, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट यूज करते हैं। तो vn को कुछ इस तरीके से लिया जाता है ताकि मतलब vn जो सीरीज मतलब जो दूसरा सीक्वेंस है जिसको लेके हम लोग कंपेयर करते हैं वो कैसे बनता है कि ये जो un है, इस un के n के पावर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ज़्यादा है ना, जनरली ऊपर ज़्यादा नहीं होता, नीचे ही होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली बोल दिया था इसलिए ऐसा खतरनाक ये बन गया। एनीवेज मान लो ये कुछ इस तरीके से है, एक सेकेंड, हाँ मान लो ये कुछ इस तरीके से है कि मुझे अपना कर्सर ही ना मिले, हाँ n/3n² + 1 ऐसा मिले। तो इसमें हम लोग जो vn को हम लोग चाहे तो ले सकते हैं 1/n करके कंपेयर करने के लिए। और वो कैसे, देखो ऊपर n का पावर है 1, नीचे n का जो टर्म है उसका पावर है 2। डिफरेंस करोगे तो नीचे ज़्यादा मिल रहा है, नीचे n मिल रहा है, एक अगर माइनस कर दूँ तो इसीलिए vn को हम लेना होता है 1/n। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें यहाँ पे कंक्लूड मतलब चेक करना होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn का वैल्यू एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू मिल रहा है। 0 मिलेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू एक मिलना चाहिए, तब जाके कंपेरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होता है। और ये ऐसे एप्लीकेबल होता है कि दोनों सीरीज साथ में कन्वर्ज या साथ में डाइवर्ज करेगा। जैसा कि vn अगर कन्वर्जेंट हो रहा है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, एंड vn अगर डाइवर्जेंट हो रहा है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। एंड 99.99% ऑफ केसेस में ये जो vn हम लेते हैं कंपेयर करने के लिए वो एक p सीरीज होता है। और p सीरीज को कैसे चेक करना होता है कि वो कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनका जो पावर है उसी से ही इसको हमें पता करना होता है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ डी एल्मबर्ट्स रेशियो टेस्ट में।
जो कि है ये वाला। मोस्टली जैसे ही कोई सीरीज हमें मिलता है चेक करने के लिए हम लोग फर्स्ट डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए जाते हैं। तो उसके लिए इसका जो ये फॉर्मेट है ये याद रखना, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाई un। और अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू l आ रहा है तो अब इस l के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है इसका डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट होना। l अगर लेस देन 1 हुआ तो ये कन्वर्जेंट होगा, l अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये डाइवर्जेंट होगा, और अगर l इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो इस टेस्ट से हम उसको आंसर नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ दूसरा टेस्ट में जाना पड़ेगा जो कि मोस्टली होता है रैबिस टेस्ट, जो नीचे हमें मिलेगा, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ बाद में। नेक्स्ट होता है कॉशी रूट टेस्ट। इसका भी सेम लॉजिक है और ये हम लोग मोस्टली तब यूज करते हैं जो nth टर्म क्वेश्चन में गिवन हो, उसके पावर में हमें n दिखे, है ना। सपोज समथिंग लाइक दिस कि un अगर सपोज ऐसा हो कि n टू द पावर n बाई n प्लस 1 होल टू द पावर n, या फिर समथिंग लाइक दैट। अगर इस तरीके का एक टर्म मिले जहां पे पावर में हमें n दिखे तो हम मोस्टली कॉशी रूट टेस्ट से जाते हैं। और इसके लिए भी सेम है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 बाई n का लिमिटिंग वैल्यू सपोज l है, और ये l अगर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर l अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा, और अगर l इक्वल्स टू 1 है तो ये टेस्ट भी फेल कर जाता है। रैबिस टेस्ट शायद, अच्छा रैबिस टेस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रैबिस का जो फॉर्मेट होता है वो यही n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1 सामने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल्स टू l, ठीक है। l अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू 1 हुआ तो इनकंक्लूसिव, इससे नहीं होता है लेकिन मोस्टली हो ही जाता है, मतलब ज्यादातर मैक्सिमम रैबिस से हो जाता है अगर रेशियो टेस्ट से नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब एक ऐसा सीरीज जिसका टर्म्स जो है प्लस माइनस इस फॉर्मेट में हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल है इसमें। तो फॉर दैट वी नीड टू यूज द लिबनिज थ्योरम। लिबनिज टेस्ट में क्या करना होता है कि पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लो कुछ इस तरीके से, -1 होल टू द पावर n माइनस 1 un, इस तरीके से। फिर un का लिमिट, मतलब यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। एक तो ये जो un है ये un सीक्वेंस इंडिविजुअली एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना पड़ेगा, एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग लिबनिज टेस्ट यूज कर सकते हैं टू चेक कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। और ये कन्वर्ज करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो कन्वर्ज जरूर करेगा। सॉरी, नेक्स्ट है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट वाला पार्ट। और इसमें क्या होता है कि एक मान लो एक इनफाइनाइट सीरीज है कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं अगर इसका मॉड वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ दिस, है ना, ये अगर कन्वर्जेंट हुआ तो। मतलब मान लो ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, जैसे मैं मॉड लगा दूंगा इसके ऊपर तो माइनस साइन तो हो जाएगा खत्म, ये प्लस पॉजिटिव टर्म वाला एक सीक्वेंस बन जाएगा, सॉरी सीरीज बन जाएगा। उस सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगा सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। और अब मान लो कि अब ये समझना, मान लो कि ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है और मॉड लगाने से पहले ये डाइवर्जेंट था, मॉड लगाने से ये कन्वर्जेंट बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एन सीरीज दिस इज सेड टू कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ दिस इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली, सॉरी उल्टा बोला मैंने, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर नहीं हो रहा है, मतलब मॉड लगाने से अगर वो कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है, विदाउट मॉड अगर वो कन्वर्जेंट हो रहा है तो हम लोग उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। और बस इतना ही है फ्रॉम दिस एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट पार्ट। यही रिजल्ट्स है जो हमें याद रखना है। और लास्ट एक है जो फूरियर सीरीज है, एंड ये सेकंड ईयर के सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो फूरियर सीरीज से क्या करना है कि फूरियर सीरीज से ये जो ये तो पहले तो ये याद रखना है कि ये जो फॉर्मेट है एक फंक्शन को फूरियर सीरीज में एक्सपांड करके लिखने का, ये जो फॉर्मेट है ये हमें बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए फ्रॉम फूरियर सीरीज। अब इसमें ये a0 an एंड bn का कैलकुलेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। फूरियर सीरीज से क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है इन द PYQ जो सॉल्यूशन है उसमें, और वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो।
तो उसमें भी मिल जाएगा फूरियर सीरीज से क्वेश्चंस। अच्छा, फिर यहाँ पे A0 का ये फॉर्मूला याद रखना, AN का ये फॉर्मूला याद रखना एंड BN का ये फॉर्मूला याद रखना अगर फूरियर सीरीज से क्वेश्चंस आ रहा है तो। फिर उसके बाद आता है डिरिचलेट कंडीशन। इसमें उतना मतलब ये ठीक है, मतलब ये उतना ये है नहीं, मतलब मोस्टली इसको ठीक है मैंने डाल दिया, अगर स्किप भी करोगे कोई इतना है नहीं, लेकिन पर्सिवल्स थ्योरम ये थोड़ा सा देख लेना। पर्सिवल्स थ्योरम में ये है रिजल्ट, ये पर्सिवल्स थ्योरम का ये जो रिजल्ट है कभी कभी ये मतलब वेरीफाई करने के लिए दे देते हैं ये लोग, तो इसके लिए ये पर्सिवल्स थ्योरम का ये रिजल्ट थोड़ा सा याद रखना होता है। और इसको कभी कभी पर्सिवल्स आइडेंटिटी भी बोलते हैं, तो इसको वेरीफाई करना कभी कभी आ सकता है, जहाँ पे देखो वही AN BN A0 है जो कि वही फूरियर सीरीज से हमें मिल जाएगा। fx तो गिवन फंक्शन, जो फंक्शन गिवन रहेगा वो उसका स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में इसको इंटीग्रेट करना है अलग से, राइट हैंड साइड का वैल्यू निकलना है अलग से, इनको देखना है कि इन दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये है, बस मोस्टली यही है जो मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया। एंड बस इतना ही बताना था, सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह एवरीथिंग। ये क्या हो गया, सॉरी हाँ, आई होप ये पूरा मतलब हेल्प होगा डेफिनेटली। ये जो सब फार्मूला एक साथ हम लोगों ने किया इससे डेफिनेटली हेल्प होगा, और अगर अच्छा लगे, इससे मदद हो, डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं किया या फिर कर रहे हैं, या फिर पता नहीं कैसे कुछ करना है, कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको ज़रूर शेयर करना। PYQ कोर्स अवेल कर सकते हो बिफोर द एग्जामिनेशंस, और भी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर उसके बाद बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर कुछ हेल्प हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो। इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।